नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के जो विविध यानी मिसलेनियस क्वेश्चन है उसका भाग 2 बनाने जा रहे हैं। भाग 1 इसका अपलोड किया जा चुका है। भाग 2 की आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही काल से लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए। इनमें से जो सबसे प्रथम हुए थे वह हिंद यवन के आक्रमण थे। कौन? हिंद यवन का भारत पर आक्रमण हुआ। इसके बाद क्रमशः शक आए, फिर उसके बाद पल्लव आए, पल्लव के बाद कुषाण ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपने साम्राज्य की स्थापना करी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है। कौन आलोचना है? किन्होंने आलोचना की थी? वो क्या कालिदास ने की थी? नहीं की थी इन्होंने। दूसरा, बाण ने की थी? हाँ इन्होंने करी थी। मेधातिथि ने करी थी? हाँ इन्होंने भी करी थी। माधव ने करी थी? माधव ने भी नहीं करी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चतुर्थ शती ईस्वी के लगभग सती प्रथा जो है वह लोकप्रियता पर प्राप्त करने लगी थी। फिर उसके बाद कई लेखक हैं, जैसे एक थे वात्स्यायन, फिर आए भास, फिर आए कालिदास तथा शूद्रक जैसे लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का जो प्रथम अभिलेखीय जो प्रमाण मिलता है वह कहाँ का मिलता है? वह गुप्त काल का मिलता है। ठीक है। और लगभग 510 ईस्वी के एक अभिलेख है जिसका नाम है एरड़ अभिलेख। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है एरड़ रेख। इससे पता चलता है कि जो गुप्त नरेश थे जो थे कौन? भानुगुप्त का मित्र जो गोपराज जो था वह हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी जो पत्नी थी वो अग्नि में जलकर मर गई थी। लेकिन महाकवि बाणभट्ट जो हैं इसका विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है जिसका कोई फल नहीं होता। यह आत्महत्या है जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती हैं। और मेधातिथि जो हैं, मेधातिथि ने इसे आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए निषिद्ध बताया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धर्म शास्त्रकार ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए थे? तो किन्होंने प्रस्तुत किए थे? ये प्रस्तुत किए थे मेधातिथि ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मेधातिथि तथा बाणभट्ट ने सती प्रथा की आलोचना की है। 2 लोग थे, एक बाणभट्ट थे, एक मेधातिथि थे। ठीक है। और मध्यकालीन टीकाकरण मेधातिथि ने सती प्रथा को आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए इसे निषिद्ध भी बताया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? कौन से अनिवार्य तत्व हैं? पहला बोल रहा है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। क्या ये थी? ये नहीं थी, ये गलत है पहला। दूसरा है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ये क्या बात सही है? हाँ ये बात सही है। तीसरा कथन है कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध का बनना। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सामंती व्यवस्था में राजा की शक्ति जो होती थी वह केंद्रीय होती थी, और जब ये कमज़ोर हुई जबकि प्रांतों के एक स्थानीय शासक जो हैं वह सशक्त हुए। इस हिसाब से जो कथन एक है वो गलत हो जाता है। फिर सामंतवाद के अंतर्गत भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, क्योंकि राजाओं के द्वारा अधीनस्थ शासकों को भूमि का दान दिया गया जो धीरे धीरे प्रबल होते चले गए। अतः जो दूसरा कथन है, यह कथन जो है यह सही है। फिर उसके बाद सामंती व्यवस्था में राजा को स्वामी और सामंतों को दास माना जाता है। तो ये जो कथन 3 है यह सही हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि ब्रह्मोदय अनुदान लगभग 600 से 1200 ईस्वी के लगभग की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो पहली विशेषता बोल रहा है कि इनके सृजन का तात्पर्य था राज्य द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा संभावित स्रोतों का त्याग। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। दूसरा कथन है कि ये अनुदान एक छोटे भूखंड को लेकर कई गांवों
तक के अंतर वाले हो सकते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तीसरा कथन है कि अधिकांश अनुदान अस्थिर आसान क्षेत्रों में किए गए थे। हाँ, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है या गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एक और दो सही। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में मिले खेत या पूरे गाँव को ब्रह्मदेय क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय अनुदान कहा जाता था, जिससे वे भूस्वामी या भू नियंत्रक हो जाते थे। इसका जो उद्देश्य होता था वह खाली ज़मीन को खेती में लाना था तथा शासक वर्ग को अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए वैचारिक आधार मिलता था इससे। जो मैंने बताया था ना, ब्रह्मदेय अनुदान जो है वो आवश्यक रूप से बड़े सिंचाई साधनों जैसे तालाबों या झील के निकट होते थे। उन्हें बहुत से करों या दरों से पूरी तरह या कम से कम प्रारंभिक अवस्था में छूट मिली थी। उन्हें बहुत तरह के विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग जो है वो आम था। हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। तीसरा कथन है कि 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। हाँ, ये बात सही है। और चौथा कथन है कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। हाँ, ये बात सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4 सही। 1, 3, 4 किस में है? 1, 3, 4 है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति हुई थी। विभिन्न स्रोतों से हमें पता चलता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य चिकित्सा, कौन सी चिकित्सा? शल्य क्रिया के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। किंतु इस काल या उसके बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी तक अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पाया था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति जो टेक्नोमेट्री है, इसमें साइन, कॉस और इन्वर्स साइन के सिद्धांत जो हैं या ज्ञात किए जा चुके थे। इनका उल्लेख जो है एक मैंने ग्रंथ बताया था जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम में इसका जो उल्लेख है वो मिलता है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी दिया गया था। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत है ये किसने दिया या ब्रह्मगुप्त ने दिया, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। दूसरा कथन है कि चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो यह बात गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि चीनी यात्री जो फाहियान या गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब लगभग 380 से लेकर 412 ईस्वी के समय भारत आया था। उसने भारत का वर्णन जो है वह सुखी एवं समृद्ध राज्य के रूप में किया, जबकि ये कनिष्क है, कनिष्क कुषाणकालीन शासक है। और दूसरा जो वैनसांग जो है वह हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय कब? लगभग 630 से लेकर 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और हर्षवर्धन ने वैनसांग के सम्मान में कन्नौज महासभा का आयोजन किया था। कौन से महासभा का? कन्नौज महासभा का जो है वो आयोजन किया था। और वैनसांग ने हर्षवर्धन की दानशीलता एवं धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा भी की है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो लोथल जो है या प्राचीन गोदी क्षेत्र से संबंधित है। हाँ, ये बात सही है। सारनाथ जो है या बुद्ध जी का प्रथम धर्मोपदेश है। हाँ, ये बात सही है। राजगीर जो है वो अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष है। ये बात गलत है। तीसरा नालंदा जो है वह बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। हाँ, ये बात सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लोथल नामक सैंधव स्थल जो है वह गुजरात के अहमदाबाद जिले में प्राचीन गोदी क्षेत्र भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धर्म प्रचारार्थ बुद्ध ने अपना प्रथम जो धर्मोपदेश है वह वाराणसी के निकट सारनाथ स्थित मृगदांव सारनाथ में दिया था। और नालंदा जो है वह बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। राजगीर जो है वो गर्म जल स्रोत के लिए विख्यात हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का पवित्र स्थल जो है यह माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित आपको बताना है, सही सुमेलित कौन है। तो इसका जो सही जवाब है वह है कुषाण। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यही सही है, बाकी सब गलत है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि एक तरफ मैं कुछ चीज़ों के नाम बता रहा हूँ और दूसरी तरफ जो है वह किस काल से रिलेटेड थे, आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो जो काले मृदभांड हैं, इस तरफ मैं मतलब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ और इस तरफ मैं काल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ है काले मृदभांड। काले मृदभांड जो है वो कौन से काल में मिले थे? वह प्राक सैंधव काल में मिले थे। फिर दूसरा है चित्रित धूसर मृदभांड, यह कब मिले थे? या वैदिक काल में मिले थे। तीसरा है आपका उत्तरी काली चित्रित मृदभांड, यह कब मिले थे? या मौर्य काल में मिले थे। चौथा है आपका गांधार एवं मथुरा कला शैली, जो ये मिला है या कुषाण काल से मिला हुआ है। फिर चौथे के बाद पाँचवें पे आते हैं, पाँचवां है अजंता चित्रकारी, ये कब मिला है? या गुप्त काल में मिला हुआ है। और फिर छठवां है पहाड़ी चित्रकारी शैली, यह कब मिला हुआ है? या मुगल काल में मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी सदी के बीच अशास्त्रीय अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। पहला कथन बोल रहा है कि पारस द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल। दूसरा कथन है कि यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तीसरा कथन बोल रहा है कि महावीर की प्रथम महिला शिष्या जो है एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। और चौथा कथन है कि बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा दिया है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1, 2 और 4 सही। कौन सा है? 1, 2 और 4 सही। तो इस प्रश्न का जो 1, 2, 4 सही किस में है? 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो दार्शनिक शंकर के विषय में सत्य है। तो पहला कथन है कि शंकर ने वेदांत के रूप जिन्हें अद्वैत कहते हैं का समर्थन किया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन जो है वह है गौड़पाद के दर्शन को उन्होंने व्याख्या की है, क्या यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तीसरा कथन बोल रहा है कि शंकर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में एक सम्मिलित क्रमबद्ध दर्शन जो है वह अंतर्विष्ट है, क्या यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है। चौथा कथन है शंकर ने अमानय मठों की स्थापना की है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य शंकर यानी शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था वह 8वीं सदी में केरल के कलादी या कलाड़ी ग्राम में हुआ था। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने गुरु गौड़पाद आचार्य से, कौन? गौड़पाद आचार्य से शिक्षा ग्रहण किया तथा गौड़पाद के अद्वैत सिद्धांत को अद्वैत वेदांत दर्शन के रूप में स्थापित किया। और शंकर ने कई उपनिषदों एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और शंकर ने अपने दर्शन में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में एक सम्मिलित एवं क्रमबद्ध दर्शन जो है वह अंतर्विष्ट हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकाल का भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राजस्व समुदेशन को भोग कहा जाता था, क्या यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है कि वंशानुगत प्रधान ना तो राजस्व उगाते थे और ना ही प्रशासनिक शक्तियों को धारण करते थे, क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उसमें निर्दिष्ट 3 जनजातीय सामंत देशों की पहचान कीजिए। पहला है कि भारत के सुदूर दक्षिण के आद्य इतिहास में 3 जनजातियाँ सामंत क्षेत्रों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में और खारवेल के शिलालेखों में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। क्या यह बात किससे रिलेटेड है? यह बात रिलेटेड है चोर, पांडे और चेर से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि
प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संकल्पित लेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या बोल रहे हैं? पहला कथन है उन्होंने धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है। हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का अन्य व्यक्ति में अन्यारोपण के लिए विचार के बारे में बताते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दूसरी शताब्दी मतलब सेकंड BC में संकल्पित लेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का उल्लेख हमें मिलता है। वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का अन्य व्यक्ति में अन्यारोपण होने के विचारों के बारे में बताते हैं, इसलिए दोनों कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला कथन है कि फाहियान का गाओ सोंग फाहियान जुआन भारत में बौद्ध स्थलों और प्रथाओं का आद्यतम आंखों देखा चीनी विवरण था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है यह ग्रंथ लिखते समय फाहियान सिर्फ 25 वर्ष का था। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है। और अगला कथन है कि फाहियान के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य उन ग्रंथों को प्राप्त करना और वापस ले जाना था जिनमें मठ के नियम अंतर्विष्ट थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 and 3 आर करेक्ट। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फाहियान जो है वह एक चीनी बौद्ध यात्री था, भिक्षु था और लेखक एवं अनुवादक था, जो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्मस्थल कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आया था। इसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य था उन ग्रंथों को प्राप्त करना और वापस ले जाना जिनमें मठ के नियम अंतर्विष्ट थे। फाहियान का गाओ सेंग फाहियान जुआन भारत के बौद्ध स्थलों और प्रथाओं का आंखों देखा चीनी विवरण था। ठीक है। और क्योंकि इसी ग्रंथ को लिखते समय उसकी उम्र जो थी वह लगभग 25 वर्ष से अधिक की मानी जाती है। ठीक है, 25 वर्ष से अधिक की मानी जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सामंतों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पहले विक्रम है, फिर शक है, फिर गुप्त है, फिर हर्ष है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक विजय का जो उत्सव मनाने के लिए निमित्त विक्रम संवत का प्रचलन किया, जो कि विक्रम संवत जो है वह 57 ईसा पूर्व माना जाता है। परंपरा अनुसार शक संवत का जो प्रवर्तक था शक संवत का, वो कौन था? वह कनिष्क था। उसके राज्यारोहण की जो तिथि है वह 78 ईस्वी जो है वह मानी जाती है। उसके सिंहासन रोहण की तिथि जो है वह शक संवत के रूप में मानी जाती है। फिर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके राज्यारोहण की जो तिथि जो है वह मानी जाती है 319 ईस्वी। इससे गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। फिर उसके बाद आया हर्ष के राज्यारोहण पर कान्यकुब्ज संवत चलाया गया। कौन सा? कान्यकुब्ज संवत चलाया गया, जिसका प्रवर्तन जो है वह 606 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अश्वमेधकर्ता कौन है? अश्वमेधकर्ता पुष्यमित्र शंगु भी हैं और समुद्रगुप्त भी हैं, तीसरा प्रवरसेन प्रथम भी हैं, फिर पुलकेशिन प्रथम भी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम खुदा है। इसके मुख भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक को विजय करता है। पुराणों से पता चलता है कि जो प्रवरसेन प्रथम था, ये तीसरे नंबर वाला, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। और प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। और बादामी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? वह पुलकेशिन प्रथम था। इसने सत्याश्रय और रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी तथा अश्वमेध वाजपेयी आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। और पतंजलि जो है वह पुष्यमित्र शंगु के पुरोहित थे। इनके नेतृत्व में ही पुष्यमित्र शंगु ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला है कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। ये भी बात सही है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। ये भी बात सही है। फिर उसके बाद जो चौथा है कि भारत में मुस्लिम शासन का जो युग है वह सन 1152 से शुरू हुआ। ये भी बात सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है।
इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व माना जाता है, सही बात। शक संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। गुप्त काल जो है 319 से आरंभ हुआ। इसका तात्पर्य यह है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से आरंभ है। और भारत में मुस्लिम शासन का युग का आरंभ जो है वो मोहम्मद गोरी के तराइन के द्वितीय युद्ध के विजय। तराइन का पहला युद्ध 1191 था, दूसरा युद्ध 1192 था। उससे एक तरीके से मुस्लिम शासन का जो युग माना जाता है वही माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है वो वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। क्या बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि संबापुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अजंता गुफाएं जैन मत के लिए दृश्यों से चित्रित की गई है। क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। दूसरा कथन है एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहाँ का विराट एकाश्म कैलाश मंदिर है। क्या यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है। फिर उसके बाद जो तीसरा कथन है कि अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? किनका अभिप्राय? बिहार का अभिप्राय है। हाँ, सही बात है। मठ का भी अभिप्राय है, बसदी का भी अभिप्राय, मंडप का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंधुराज जो है वो चामान से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सिंधुराज जो है वह चामान से रिलेटेड नहीं, तो किससे रिलेटेड है? या परमार वंश से। यह परमार वंश का शासक था जिसकी उपाधि जो है वह 9 शाह 60 थी। ठीक है, या वकपति मंजू का भाई और प्रतापी भोज का पिता था। ठीक है, बाकी सब जो है वह सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें फिर से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी सब जो है वह सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। धान्य कटक अमरावती से रिलेटेड है, मत्स्य बैराट से रिलेटेड है, कपिल वस्तु पिपरहावा से रिलेटेड है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए इसके बारे में। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 7 वाहनों की एक राजधानी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अमरावती, जिसका प्राचीन नाम जो है वह धान्य कटक था। फिर मत्स्य जो है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध महाजनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी जो है वह विराटनगर या बैराट थी। जबकि जो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु की जो पहचान है वह पिपरवाह के रूप में की गई है। और सूरपारक मतलब सोपारा तथा कन्हेरी जो है यद्यपि महाराष्ट्र में थे, परंतु दोनों के बीच कोई संबंध जो है वह नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कान्यकुंज जो है वो कानपुर से रिलेटेड नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तर भारत का अत्यंत प्राचीन नगर जो है वह कन्नौज उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ एवं कानपुर के मध्य फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित है। इसका प्राचीन नाम जो है वह क्या था? वह कान्यकुंज था, जो ब्राह्मणों का केंद्र भी था। और कन्नौज का और क्या कन्नौज जो है, कन्नौज का वैभवशाली युग जो है वह 7वां सदी से प्रारंभ हुआ था, जब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी इसे बनाया था। इससे पूर्व जो है यह मौखरी वंश की राजधानी था। और कन्नौज का एक अन्य नाम जो है वह महोदय नगर भी था। ठीक है, बाकी सब जो है वह सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो जो इसका सही पहला है परमार जो है इनका राजकीय प्रतीक गरुड़ नहीं था, तो यही जो है यह सही नहीं है। बाकी सब जो है वह सही है। मलय केतु जो है इनका राजकीय चिन्ह वरा था, सही है। चंदेल का था गजलक्ष्मी, ये भी सही है। गुर्जर प्रतिहार का था भगवती, ये भी सही है। तो परमारों का राजकीय चिन्ह जो था, अगर गरुड़ नहीं था तो वह क्या था? तो इनका जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ नहीं था, वह सूर्य देव था। क्या था? वह सूर्य देव था। ठीक है, जबकि मलय केतु का एक राजवंश था मलय केतु का वराह
चंदेला का राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहारों का भगवती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वह 6वीं से 12वीं सदी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, चेर जो है वो पुडुचेरी से रिलेटेड नहीं है, बाकी जो सब है वह रिलेटेड है। तो महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, जो चेर है, चेर प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसको यदा कदा केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो चेर है एक केरल पुत्र के भी नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वह आधुनिक कोयम्बटूर, सलेम तथा करूर जिले तथा पास के केरल के पर्वतीय क्षेत्रों के पास केंद्रित था। और चेरों का जो शासनकाल था वह संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वह थी करूयूर। करूयूर जो थी वह इनकी राजधानी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें दो ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। एक सी ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है और दूसरा डी ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। इसके सी और डी दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो जगदल विहार है वो रामपाल से रिलेटेड है, सही बात है। जो विक्रमशिला विहार है वो धर्मपाल से रिलेटेड है, ये भी सही बात है। जो सोमपुर विहार है वह देवपाल से रिलेटेड नहीं है। वो देवपाल से रिलेटेड नहीं है तो किससे है? वो धर्मपाल से रिलेटेड है। ठीक है, और जो सलबन विहार है वह अत्ताकर देव से संबंधित नहीं है। तो इससे संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित है? यह श्रीभव देव से संबंधित है। किससे? श्रीभव देव से संबंधित। आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर डी बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये जो है वह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। अल मसूदी अगर 957 में नहीं था तो कब था? 957 की बजाय यह 915 से लेकर 916 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और कर्नाट वंश का जो संस्थापक है वह कौन था? कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वह नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मिथिला के कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वह नान्यदेव था। इसने लगभग 1097 से लेके 1147 ईस्वी तक इसने शासन किया था, जिसने पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना करी थी और जिसने सिमरावगढ़ को कर्नाट की राजधानी भी बनाया था। इस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि भी धारण की थी और कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? वह हरि सिंह था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वह हरि सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आपको इस पूरे वीडियो की जो ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे जाके आप पीडीएफ को इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसी लग रही है आपको ये सीरीज ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।